नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड्स बेचने पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने इसे पूरी तरह संवैधानिक बताते हुए खरीद बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यानी अब पॉलिटिकल पार्टियों को चुनावी बॉन्ड के तहत चंदा नहीं मिल पाएगा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं चुनावी बॉन्ड क्या है और बैन होने से असर क्या होगा। चुनावी चंदे पर देश की सर्वोच्च अदालत ने उस वक्त रोक लगाई है जब लोकसभा चुनाव सियासी पार्टियों के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, जब सियासतदानों को चुनावी चंदे की सख्त जरूरत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए इस पॉलिसी को ही रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने आज अपना अहम फैसला सुनाते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस योजना को असंवैधानिक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अहम बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक मतदाता को ये जानकारी होना चाहिए कि उसके देश में राजनीतिक पार्टियों को चंदे के तौर पर जो पैसा दिया जा रहा है वो कहां से आ रहा है। कोर्ट का कहना है कि चुनाव बॉन्ड की योजना सूचना के अधिकार के खिलाफ है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो 2019 से अब तक की जानकारी तलब करे। साथ ही बॉन्ड जारी करने वाले एसबीआई को ये जानकारी देनी होगी कि अप्रैल 2019 से लेकर अब तक कितने लोगों ने कितने रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। ऐसे में ये भी आपको समझाते हैं कि चुनावी बॉन्ड क्या है और बैन होने से असर क्या होगा। तो आपको बता दें कि 2018 में केंद्र सरकार की तरफ से योजना लाई गई, जिस पर रोक लगने से राजनीतिक दलों को झटका लगा है। बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा मिलता था, लेकिन बैन होने से अब राजनीतिक दलों को चंदे की समस्या से जूझना होगा। हर किसी के पास चुनावी बॉन्ड खरीदने का अधिकार होता था, लेकिन रोक लगने से चुनाव में खर्च के लिए अन्य सोर्स पर बात करनी होगी। इस योजना के तहत चंदा देने वाला नाम गोपनीय रहता था। अब रोक लगने से चंदा कैसे लिया जाएगा, इसका विकल्प तलाशना होगा। योजना के तहत दान पर टैक्स बचाने का मौका मिलता था, लेकिन बैन होने से चुनाव आयोग से राय मशविरा करनी होगी। यानी जहां पॉलिटिकल पार्टियों को आसानी से चुनाव में खर्चे के लिए करोड़ों रुपए मिल जाते थे, अब उसके लिए मशक्कत करनी पड़ेगी। आज जो जजमेंट आया डॉक्टर जया ठाकुर की पिटीशन पे एक हिस्टोरिकल वर्डिक्ट है और इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को वो सेटिसाइड किया है। जो तीनों के तीनों अमेंडमेंट थे, फाइनेंस एक्ट का, कंपनी एक्ट का, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट की जो अमेंडमेंट थे, उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना है। और ये माना है कि जनता का जो राइट टू नो का अधिकार है उसको सुरक्षित रखना जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि इस तरीके की जो स्कीम थी ये थ्रेट थी डेमोक्रेसी के लिए। आगे जाकर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये अलग अलग जो संवैधानिक प्रक्रिया है, किस्म से सरकार इस पे क्या सोचती है, चुनाव आयोग इस पे क्या सोचता है, संसद में अगर कोई कानून आता है तो संसद के क्या विचार है इसमें, इस पर तो अभी टिप्पणी देना संभव नहीं है। लेकिन चुनाव जो है वो स्वच्छ हो, पारदर्शिता के साथ हो, लोगों के अधिकार के एक प्रकार से प्रोटेक्शन हो, इसके तहत कुछ ना कुछ स्कीम अगर आनी है वो देखी जा सकती है। अब चुनावी चंदे पर सुप्रीम चाबुक लगने के बाद बीजेपी के साथ ही कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 6 साल में चुनावी बॉन्ड से बीजेपी को 5271.97 करोड़ चंदा मिला। कांग्रेस को चुनावी बॉन्ड से 952.29 करोड़ का चंदा मिला और तृणमूल कांग्रेस को चुनावी बॉन्ड से 767.88 करोड़ रुपए चंदा मिला। यानी चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो या फिर क्षेत्रीय दल, चुनावी बॉन्ड के जरिए कंपनी या फिर आम आदमी से चंदा ले सकते थे, जिस पर अब रोक लग चुकी है। वो भी तब जब सियासी पार्टियों के सिर पर लोकसभा चुनाव जैसी बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 खाली सीट के लिए 11 प्रत्याशियों का नामांकन हुआ है। ऐसे में अब अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी ने जिस चेहरे पर दांव खेला है वो कभी समाजवादी पार्टी में अपनी पैठ रखते थे, लेकिन इस बार वो राज्यसभा के लिए बीजेपी की ओर से नामांकन दाखिल कर चुके हैं। ऐसे में राज्यसभा का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। लोकसभा से पहले राज्यसभा का दंगल काफी दिलचस्प हो चुका है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं, लेकिन 10 में से सिर्फ एक सीट की फाइट अब टाइट हो चुकी है।
दरअसल बीजेपी ने पहले उन 7 सीटों पर प्रत्याशियों का नामांकन करवाया जहां पहले से जीत तय थी, लेकिन बची एक सीट पर भी आज बीजेपी प्रत्याशी ने नामांकन कर दिया, जिस पर अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव में 8वां प्रत्याशी संजय सेठ के रूप में उतारकर और ज्यादा इस चुनाव को रोचक बना दिया है। ऐसे में आंकड़े जो गवाही दे रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सामने एक रोचक चुनाव सामने होगा। लेकिन जो बात सबसे खास और अहम है वो ये है कि इस चुनाव में अब क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने उस प्रत्याशी पर अपना दांव खेला है जो 2019 में समाजवादी पार्टी से होकर बीजेपी में शामिल हुए थे। उधर नामांकन के बाद संजय सेठ ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है और किसी जोड़ तोड़ के बिना जीत हासिल करेंगे। मैं उन्होंने एक छोटा सा मुझे दायित्व सौंपा है, मैं उसको पूरी तरह से निभाऊंगा। लेकिन संख्या आपके पास में ये किस तरह? संख्या हमारे पास पूरी है और हमारे साथ में पूरे भाजपा का पूरा साथ है। अन्य लोगों को कैसे मैनेज करेंगे? अन्य लोगों को नहीं, किसी सब लोग हमें पास संख्या बल है पूरी। माना जाता है कि संजय सेठ की एसपी में गहरी पैठ है। ऐसे में संजय सेठ 8वीं सीट पर कांटे की टक्कर देने वाले उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। लेकिन इस चुनाव में अगर संख्या बल की बात करें तो बीजेपी को एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 37 एमएलए चाहिए, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 3 प्रत्याशियों के लिए 111 एमएलए चाहिए। 8 प्रत्याशी जिताने के लिए बीजेपी को टोटल 296 एमएलए चाहिए, तो सपा के पास 108 और कांग्रेस के 2 एमएलए यानी 110 एमएलए हैं। 8वें प्रत्याशी के लिए बीजेपी को 14 एमएलए और चाहिए, तो वहीं तीसरी सीट के लिए पल्लवी पटेल खिसकेंगी तो 2 एमएलए सपा को और चाहिए होंगे। ऐसे में बीजेपी के संजय सेठ को जीतने के लिए 12 से 15 विधायक चाहिए होंगे, यानी ये तो साफ है कि विपक्ष में क्रॉस वोटिंग होगी, तभी सेठ जीत पाएंगे। ऐसे में राजभर और आरएलडी की भूमिका इस चुनाव के लिए महत्वपूर्ण होगी, तो वहीं बीएसपी के 1 एमएलए की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। देखिए, हमारे पास 7 कैंडिडेट के बाद काफी वोट बच रहे थे, तो इस वजह से केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय किया है रात में कि हमको एक 8वां प्रत्याशी को उतारना चाहिए। और मुझको लगता है कि जिस तरह से जो अंकगणित हमारा कहता है, हमारे पास पूरे वोट हैं और हम सभी वोटों को बिना किसी गलती के साथ अगर डलवाने में सफल हुए तो निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। हालांकि समाजवादी पार्टी मुझे लगता है कि उसके सामने कोई बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी कहां सेंधमारी करती है, बसपा से कितने तोड़ती है, सपा से कितने तोड़ती है, ये देखने की बात होगी। अगर समाजवादी पार्टी के कुछ लोग उनसे अंडरहैंड डीलिंग किए हुए हैं तो बात दूसरी है, क्योंकि इससे पहले भी अगर देखें तो अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी ने खड़े किए थे, वो हार गए थे। तो क्या अखिलेश यादव अब अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं, या फिर बीजेपी ने संजय सेठ को मैदान में उतारकर अपना पलड़ा भारी कर लिया है? क्योंकि राज्यसभा की 8वीं सीट के लिए अब क्रॉस वोटिंग पर सबकी नजर रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राज्यसभा चुनाव के लिए आरएलडी की बैठक में वोटिंग पर बड़ा फैसला लिया गया। जयंत चौधरी ने एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट करने का फैसला किया। जयंत ने विधायकों को एनडीए को मजबूत करने के निर्देश दिए। तो राज्यसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट करने का फैसला आरएलडी ने लिया है और जयंत चौधरी ने सभी विधायकों को ये निर्देश दिए हैं बाकायदा एक बैठक करके कि एनडीए को मजबूत करें। आरएलडी की बैठक में वोटिंग पर फैसला हुआ। एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट करने का फैसला किया गया आरएलडी द्वारा और इस बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ और जयंत चौधरी ने सभी विधायकों को निर्देश दिए कि वो एनडीए के ही पक्ष में वोट करें। आरएलडी की बैठक में वोटिंग पर फैसला लिया गया। राज्यसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर चुकी हैं, जिससे साफ हो गया कि वो इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। ऐसे में सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता के नाम एक खुला खत लिखा है। राज्यसभा में नामांकन से पहले सोनिया गांधी ने ये चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र की वजह से इस बार वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगी।
साथ ही उन्होंने रायबरेली के लोगों को अपना परिवार बताया और कहा कि रायबरेली से उनका परिवार पूरा होता है। उन्होंने लिखा, मुझे पता है आप भी हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए। तो सोनिया गांधी ने यह भावुक चिट्ठी लिखी है रायबरेली के लोगों को और उन्होंने कहा है कि यह रिश्ता नाता बहुत ही पुराना है। जैसे अब तक आप मुझे और मेरे परिवार को संभालते आए थे, आगे भी संभालेंगे। रायबरेली के साथ रिश्तों की जड़ें गहरी हैं, यह लिखा सोनिया गांधी ने। मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर को आज करोड़ों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सोलर रूफटॉप प्लांट का लोकार्पण किया। सीएम ने आज 60 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और 5 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। और उसी कार्यक्रम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर को यह सौगात दी है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में यह पूरा कार्यक्रम हुआ है। गोरखपुर को सीएम योगी की सौगात, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में यह पूरा आयोजन किया गया। पूरा पानी भरा हुआ था फर्श पे जब मैं पहली बार यहां बीआरडी मेडिकल कॉलेज के दौरे पे आया था। मैं भौचक था, मैं सांसद था, केवल सरकार से अपील कर सकता था, संसद में अपनी बात को रख सकता था। आज जब हम लोग आते हैं यहां पे देखते हैं, अब तो यहां बाल लोग का संस्थान भी प्रारंभ हो गया है। पीडियाट्रिक के वार्ड को हम देखते हैं, आज वहां पर कितनी सुविधाओं से युक्त है। और न केवल यहां पर बल्कि सीएससी स्तर पर मिनी पीको बन चुके हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वहां पर पीको की स्थापना हो चुकी है। वहां पर ट्रेनिंग हर एक स्तर पर, आशा है, आंगनवाड़ी है, जनपदों में तैनात जितने भी पीडियाट्रिशियन हैं, फिजिशियन हैं, इन सबको भी ट्रेनिंग दे करके वेल ट्रेंड किया गया। परिणाम है कि यहां पर जो भी पेशेंट आता है, हमें पता होता कहां से आया है, कहां से पीएचसी में गया, सीएससी में गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गया। हमारी एम्बुलेंस 108 या 102 से किससे यहां पे आया है, पूरा ब्यौरा होता है। पीएचडी में एक एक चीज लिख दिया जाता है। केस हिस्ट्री होने के नाते पेशेंट का उपचार करने में मदद मिलती है। वायरल रिसर्च सेंटर का रीजनल सेंटर भी यहां पे एक प्रकार का फंक्शनल होकर के अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। आज तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बन चुका है। एक समय था जब सीट्स यहां की आधी हुई थी और उसकी मान्यता के ऊपर भी संकट था। और आज बधाई हो कि आज आपके पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आज आपके यहां बढ़ी हुई सीट के लिए सरकार स्वयं आपके पास आ रही है कि हम आपको नया इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। 60 करोड़ एक ही झटके में 60 करोड़ रुपए आपके 50 बढ़ी हुई सीट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए स्वयं सरकार आपके पास आई है कि नहीं, इस मेडिकल कॉलेज को और मजबूत करना है।